सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 8 है। मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी ये बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस CBSE और RBSE दोनों बुक्स में है। CBSE में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है और RBSE जो हमारे मैथमेटिक्स की बुक है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है। तो अगर इस वीडियो को CBSE के स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। आपके स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन, देखिए एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और अगर नहीं बनता है तो हम उस क्वेश्चन को बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, रीड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ए 20 मीटर हाई अबाउ द वाटर लेवल। ये हमारे पास एक वाटर लेवल है, लेक है, लेक की बात कर रहा है। तो मान लिया हमारे पास ये लेक है और इस लेक में पानी भरा है। ठीक है, ये वाटर लेवल है और इस वाटर लेवल से 20 मीटर हाई मतलब 20 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, एक ए पॉइंट है। इस लेक के अंदर जो पानी भरा है, इस पानी से 20 मीटर ऊपर कोई एक पॉइंट है ए। तो हम मान लेते हैं ये जो लेक है वो क्या है, BC है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए। तो हमें बताना ये है, सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन में एक लेक है, इस लेक के अंदर पानी है, वाटर है। इस वाटर लेवल से 20 मीटर अबाव एक क्या है, पॉइंट है ए। मान लिया कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट ए पे खड़ा है। हम खुद को एग्जांपल लेके मानते हैं कि मान लिया हम कहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट ए के ऊपर खड़े हैं। अब यहाँ इस पॉइंट ए के ऊपर खड़े होकर हम क्या करते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं। तो मान लिया क्लाउड्स यहाँ पर हैं, बादल हैं यहाँ पर। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ये बनेगी। ठीक है, और जब हम इस ए पॉइंट पे खड़े होकर क्लाउड को देखते हैं तो ये ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी डिग्री एंगल बनता है, 30 डिग्री एंगल बनता है। कितना डिग्री एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 डिग्री एंगल बनता है। और हम जब इसी पॉइंट से खड़े होकर इस पानी के अंदर, इसी पॉइंट से खड़े होकर जब हम इस पानी के अंदर क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो ध्यान से देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइंस में हमें चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि किसी भी मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो जितना दूर मिरर से होता है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है मिरर के अंदर। ऐसा ही हमारे पास वाटर के अंदर भी होता है। वाटर में क्या होता है, जितना दूर इमेज होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो मान लिया हमारे पास इस वाटर लेवल से यहाँ ये जो पॉइंट हमने माना D, यहाँ इस D के ऊपर हम क्या मानते हैं, क्लाउड्स को मानते हैं। तो यहाँ C से D तक की जो डिस्टेंस है वो ही हमारे पास इस वाटर के अंदर होगी, जो होगा किसका रिफ्लेक्शन, क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन। एक चीज़ ध्यान रखना, जो CD हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, CE के, क्योंकि इस वाटर लेवल से जितना ऊपर क्लाउड्स होंगे उनका रिफ्लेक्शन भी उतना ही नीचे वाटर के अंदर होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि CD जो है वो किसके इक्वल होगी, CE के इक्वल होगी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ हमें जब इस ए पॉइंट से इसके रिफ्लेक्शन को देखा जाता है तो मान लिया हमारे पास ये इसकी लाइन ऑफ साइट बनेगी यहाँ से। ठीक है, जब हम इस ए पॉइंट से नीचे क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है,
60 डिग्री बनता है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो क्लाउड्स की हाइट है वो इसके वाटर लेवल से कितनी होगी। क्लाउड्स की जो हाइट है वो वाटर लेवल से कितनी होगी, पहली चीज़ ये पूछ सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी पूछ सकता है कि इस ए पॉइंट से इन क्लाउड्स की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास सी से लेके डी तक की जो हाइट है वो कितने मीटर है, h मीटर है। हमने इसको कितना मीटर मान लिया, सी से डी तक h मीटर मान लिया। और उसके अलावा हम इस पॉइंट को ले लेते हैं f, और f से d तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं x मीटर। अगर ये हमारे पास x मीटर हो गया तो ये कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा h माइनस एक्स। h माइनस एक्स क्यों बचेगा, क्योंकि टोटल h है और इस h मीटर में से हमने इतना x मीटर माइनस कर दिया तो कितना बचा, h माइनस एक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है AFD, इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास AFE। ध्यान से देखिए, AFE दूसरा ट्राइंगल है, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें देखना यह है कि हमें कौन कौन सी साइड्स इसमें गिवन है, और अगर गिवन नहीं है तो हम उनको क्या माने जिससे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमें अप्लाई करना है वो आसानी से अप्लाई किया जा सके। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले ट्राइंगल AFD की बात करता हूँ। AFD के अंदर हमें परपेंडिकुलर गिवन है x मीटर हमने माना है, लेकिन इसका बेस गिवन नहीं है, तो हमने बेस क्या मान लिया, y मीटर मान लिया। ठीक है, बेस को हमने क्या मान लिया, y मीटर मान लिया। चलिए ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो गया, बेस भी हो गया। अब हम इसमें tan थीटा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास AFE। इस AFE के अंदर बेस है y मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इसके परपेंडिकुलर को देखेंगे तो परपेंडिकुलर है EF। ध्यान से देखिए, E से लेके F तक इसका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हमारे पास h माइनस एक्स तो है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस नहीं है, तो इस डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो भी करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी पहले मैंने क्या बताया आपको कि ये जो CD है वो किसके इक्वल होगा, CE के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हमने CD को h मीटर माना है तो CE भी कितना हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा। और अगर हम F से E तक की बात करें, F से E तक की बात करें, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। h प्लस h माइनस एक्स कितना हो जाएगा, h प्लस h 2h और माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका परपेंडिकुलर। अब हम ट्राइंगल्स को लेते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास AB 20 है तो यहाँ ये जो h माइनस एक्स होगा ये भी कितना होगा, 20 होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि वही चीज़ हमें आगे अप्लाई करनी पड़ेगी, आगे पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल AFD की। इन ट्राइंगल AFD देखिए, tan एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिखा। परपेंडिकुलर x अपॉन बेस y, x अपॉन y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 x अपॉन y, और यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर फाइंड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा √3x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं AFE। इन ट्राइंगल AFE तो ध्यान से देखिए, tan एंगल कितना है, 60 डिग्री, और एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है टोटल, 2h माइनस एक्स, 2h माइनस एक्स। और उसके बाद में हमारे पास बेस कितना है, y। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और हम 2h माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, h माइनस एक्स प्लस h। जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा था, h माइनस एक्स को और h को ऐड करने पर 2h माइनस एक्स आया,
तो हमने इसको वापस स्प्लिट कर दिया h माइनस एक्स में और h में। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमें h माइनस एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 20 गिवन है, तो वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नीचे, y की वैल्यू क्या गिवन है, √3x। y की वैल्यू क्या गिवन है हमें, √3x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू h माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी, तो देखिए h माइनस एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 है, तो हमने h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 20 प्लस h। तो यहाँ से h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इक्वल्स टू 3x और ये प्लस 20 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास h की वैल्यू आई। इक्वेशन नंबर 2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये जो x है इसको हमें रिप्लेस करना है। हमें x को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अभी अभी मैंने आपको बताया h माइनस एक्स किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। h माइनस एक्स 20 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया h माइनस 20। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, इसको हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए h इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, h माइनस 20, तो ये हो गया h माइनस 20। माइनस 20 ऐसे कैसे होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 20 3 जा 60 माइनस 20, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, ये दोनों इधर आके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 3h में से h माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2h, और 60 प्लस 20 80 दोनों माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80। और जब h में हम 80 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो h की वैल्यू है वाटर लेवल से कहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, क्लाउड्स तक की डिस्टेंस आ गई। अगर हमें मान लो इस पॉइंट A से क्लाउड्स तक की डिस्टेंस फाइंड करनी होती तो हम इसमें से क्या माइनस कर देते, ये 20 माइनस कर देते, मतलब 40 टोटल है और इस 40 में से हमने इतना 20 माइनस कर दिया, तो पॉइंट A से क्लाउड्स तक की जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 20 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। एक बार देख लीजिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ ये जो h माइनस एक्स हमने लिखा, इसको h माइनस एक्स लिखने के बजाय डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी स्टेप है इक्वेशन 3 है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर इससे भी हो जाएगा और यहाँ इससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर है, रीड कीजिए और डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज ऑफ अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ हमारे पास क्या है, एक रिवर है, मान लिया ये रिवर है और इस रिवर के अंदर ऐसे पानी है और ये इसके दो बैंक हैं, एक तो A है और दूसरा B है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसके ऊपर एक ब्रिज है, इस तरीके से ये ब्रिज है।
इस ब्रिज के ऊपर हम किसी पॉइंट सी के ऊपर खड़े हैं। यहाँ ए बी एक रिवर है, ए और बी इसके बैंक है, किनारे हैं। हमारे इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। मान लिया वो ऑब्जर्वर कौन से पॉइंट पे खड़ा है, सी पॉइंट पे खड़ा है। और जब वो ऑब्जर्वर सी पॉइंट से इसके बैंक्स को देखता है, मतलब जब वो ए को देखेगा और जब वो बी को देखेगा, तो यहाँ हमारे पास दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। यहाँ हमारे पास दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। मैंने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ होते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ एंगल बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ बनेगा। तो देखते हैं कितना डिग्री दे रखा है। एक है एंगल 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया कि जब हमारे पास दो एंगल गिवन होते हैं और हमें फिक्स नहीं पता होता है कि वो कौन से पॉइंट पे हमें लेना है, वो एंगल कहाँ आएगा, तो मैंने आपको वहाँ ये बताया कि जो पॉइंट ज़्यादा हमने दूर माना है, ठीक है, उसमें एंगल कम होता है और जो पॉइंट पास में होता है उसमें एंगल ज़्यादा होता है। तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट ए है वो थोड़ा दूर है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, एंगल 30 डिग्री, क्योंकि ये ज़्यादा है। और बी पॉइंट जो है वो थोड़ा पास में है, इसलिए हम यहाँ एंगल मानेंगे 45 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा पास में है और 45 डिग्री हमें ज़्यादा दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्टिकल लाइन भी बनाएंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन तब तक नहीं बनाएंगे, तो जब तक हम वर्टिकल लाइन नहीं बनाएंगे तो हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द ब्रिज is at a height of 4 meter from the banks, then find the width of the river। कि अगर इस ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी हो, 4 मीटर हो। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो हमें इसकी विड्थ क्या करनी है, फाइंड करनी है, मतलब ए बी हमें फाइंड करना है। मान लिया हमारे पास ये x है और ये y है, ठीक है। दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास ADC और दूसरा ट्राइंगल है BDC। दोनों ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC tan एंगल कितना है, यहाँ ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4√3 मीटर, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। आगे हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं BDC। सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC tan जो हमारे पास एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 4 मीटर, बेस है y, 4/y। tan 45 होता है 1, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर। अब थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, हमें टोटल इसकी विड्थ फाइंड करनी है AB। तो AB जो है वो किसके इक्वल है, x + y के इक्वल है। टोटल x + y अगर हम कर देंगे तो AB हमारे पास आएगा। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू कितनी है 4√3, और इक्वेशन 2 में y की वैल्यू क्या है 4। दोनों तरफ से हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा √3 + 1। तो ये हो गई AB हमारे पास रिवर की विड्थ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चलिए। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। डेक ऑफ अ शिप का मतलब है कि एक आदमी है जो कि शिप के ऊपर खड़ा है। जो शिप की छत होती है उसको डेक बोला जाता है। तो शिप की छत के ऊपर वो खड़ा है, शिप के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब जब हम शिप की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि जो शिप होती है वो वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर होती है।
उसकी जो डेक होती है, उसकी जो छत होती है वो वाटर लेवल से थोड़ा क्या होती है, ऊपर होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल वाटर लेवल के पास में होती है या बिल्कुल उसके बराबर होती है। वो शिप की अगर हम बात करें तो जो डेक ऑफ शिप है वो क्या होती है, थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे है विच इज़ 10 मीटर अबाव द वाटर लेवल, और वो ये बोल रहा है कि वो जो हमारे पास डेक ऑफ शिप है, जो शिप की छत है, वो कितना मीटर है वाटर लेवल से, 10 मीटर ऊपर है। तो हम यहाँ पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये वाटर लेवल, और मान लिया वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर यहाँ इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, ये ए बी वाटर लेवल है और इस सी पॉइंट पे 10 मीटर ऊपर एक शिप की डेक के ऊपर कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। इफ ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree, then find the distance of hill from the ship and the height of the hill। हमें ये बताना है कि अगर ये ऑब्जर्वर, इसके सामने एक हिल है, मतलब एक पहाड़ है, उस पहाड़ के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। ये हॉरिजॉन्टल हमने बनाया। जब ये पहाड़ के टॉप को देखेगा, हिल के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब ये इसके बेस को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ दो एंगल हमें गिवन है। जब ये टॉप को देखता है तो 60 डिग्री बनता है, और जब ये बेस को देखता है तो 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ से ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम इन पॉइंट्स को मान लेते हैं, ये D है और ये पॉइंट E है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इस ऑब्जर्वर से इस हिल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मान लिया हमारे पास ये कितनी है, x मीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x मीटर है। और उसके अलावा इस हिल की हाइट कितनी है, तो यहाँ हमने इसकी टोटल हाइट मान ली h मीटर। अभी जैसा मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया आपको, वाटर लेवल का क्वेश्चन था, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। और अगर हम D से E की बात करें, टोटल H में से 10 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा H माइनस 10 मीटर। अब हम ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बड़ा ट्राइंगल है हमारे पास CDE। इन ट्राइंगल CDE 10 एंगल कितना है इसमें, 60 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, H माइनस 10 अपॉन बेस क्या है, x। 10 60 होता है √3 इक्वल्स टू H माइनस 10 अपॉन x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले h फाइंड करना है फिर x फाइंड करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा और यहाँ √3 डिवाइड में हो जाएगा H माइनस 10 बाई √3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्राइंगल CDB। इन ट्राइंगल CDB, तो ध्यान से देखिए, इसमें 10 एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो 10 30। परपेंडिकुलर हमें गिवन है कितना, 10 अपॉन बेस है इसका x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन x। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये 10√3 हो जाएगा। तो पहला जो हमारा आंसर था वो तो हो गया कि ये जो ऑब्जर्वर है वो इस हिल से कितना दूर है, 10√3 मीटर दूर है। √3 की अगर वैल्यू गिवन है तो आप पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये हो गया 17.32 मीटर। ठीक है, ये इतना दूर है 17.32 मीटर। अब आगे हम इस इक्वेशन 1 में और 2 से क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
तो देखिए x की वैल्यू क्या थी, tan√3। tan√3 यहाँ अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं, तो ये हो गया tan√3 इक्वल्स टू h माइनस टेन अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो tan√3 मल्टीप्लाई tan√3 हो जाएगा 30, क्योंकि ये 3 हो गया और tan3 जा 30, h माइनस टेन और माइनस टेन इधर होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 30 प्लस 10 40 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो हिल की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, अ 12 मीटर हाई ट्री breaks due to wind such that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. Find at what height from the earth has the tree broken by the wind. ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा जो क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो किया था वो एज इट इज़ 24 के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने खुद करवाया बोर्ड के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद कर सकते हैं। एक बार आप करके देखिए प्रैक्टिस, अगर नहीं होता है तो अगले वीडियो में उसको हम ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, a highway passes through the foot of a tower. A man observes a car at an angle of depression of 30 degree from the top of the tower. ये बोल रहा है कि हमारे पास एक हाईवे है और वो हाईवे एक टावर की तरफ बढ़ता है। तो मान लिया हमारे पास AB एक टावर है और इस टावर के बेस की तरफ ऐसे एक हाईवे है। BC हमारे पास क्या है, हाईवे है, रोड है। ठीक है, मान लिया इस C पॉइंट के ऊपर एक कार है और उस कार के अंदर एक ड्राइवर है, ऑब्जर्वर है। वो ऑब्जर्वर क्या करता है, इस टावर के टॉप को देखता है। वो पॉइंट C के ऊपर है, कार ऑब्जर्वर जो है वो पॉइंट C के ऊपर है और वो किसको देखता है, पॉइंट A को देखता है, इस टावर के टॉप को देखता है। तब एंगल बनता है 30 डिग्री। जब वो पॉइंट C पर है तो कितने डिग्री एंगल बनता है, 30 डिग्री एंगल बनता है। आगे बढ़ते हैं। दैट कार अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर मतलब ये है कि ये जो कार है C पॉइंट पे वो किस साइड में चलती है, टावर की तरफ चलती है, इस टावर के बेस की तरफ चलती है। ठीक है, 6 सेकेंड्स लेटर, जब ये चलती रहती है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती है, एक फिक्स स्पीड से ये टावर की तरफ आगे बढ़ता है और 6 सेकंड तक चलने के बाद, मान लिया ये C पॉइंट से 6 सेकंड से चलने के बाद कौन से पॉइंट पे आ गया, D पॉइंट पे आ गया। C पॉइंट से टावर की तरफ चलते हैं और 6 सेकंड के बाद कौन से पॉइंट पे आ गया, D पॉइंट पे आ गया। और जब D पॉइंट से इसके टॉप को वापस देखते हैं, जब D पॉइंट से इसके टॉप को वापस देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। ठीक है, C से कार D पॉइंट पे आ गई, D पॉइंट से जब वो इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। इन वॉट टाइम विल द कार पास थ्रू द फुट ऑफ द टावर। अब वो ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि कितने टाइम में ये जो कार है वो कहाँ तक पहुँचेगी, टावर तक पहुँचेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चल करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ना तो टावर की हाइट पता है,
ना हमें इनकी डिस्टेंस के बारे में पता है, तो हमें जितनी भी डिस्टेंस है या हाइट है वो क्या करनी पड़ेगी, खुद से माननी पड़ेगी। तो मान लिया ए बी जो इसकी हाइट है वो कितनी है, h मीटर है, ठीक है। ये जो बी डी है इसको हम x मीटर मान लेते हैं, और जो सी डी है इसको हम y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी तो देखिए tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। h की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करें तो x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा √3x, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x प्लस वाई। टोटल बेस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं √3x अपॉन x प्लस वाई। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 3x हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बना रहेगा, ठीक है। x इधर जाके माइनस होगा और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास रिलेशन आ गया x और y में, कि ये जो y डिस्टेंस है वो इस x की क्या है, डबल है। y डिस्टेंस है वो x की क्या है, डबल है, 2 टाइम्स है। तो आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि अगर हम स्पीड की और डिस्टेंस के रिलेशन की बात करें, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन की बात करें, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, एक बिल्कुल फिक्स स्पीड से चलते हैं। हम स्पीड को ना तो कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, C से D तक। इतनी डिस्टेंस इस BD डिस्टेंस की डबल है। अभी हमने ये देखा क्वेश्चन में कि जब हम C से D पर जाते हैं तो कितने सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड्स लगते हैं। जब हम C से D पर जाते हैं तो कितने सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड्स लगते हैं, 6 सेकंड लगते हैं। लेकिन ये जो x डिस्टेंस है ये इस y की हाफ है। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y का क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, अगर डिस्टेंस आधी हो जाएगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो x को चलने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि x जो है वो y की क्या है, हाफ है। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम जो है BC, टाइम टेकन टू रीच टावर, कितना हो जाएगा, 6 + 3 इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। तो हम बात करें अगर C से B तक पहुंचने की तो कितना टाइम लगेगा, 9 सेकेंड्स इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर सप्लीमेंट्री। मेरे पास ये जो बुक है ये न्यू विजन की बुक है, इसमें ये सप्लीमेंट्री जो वर्ड है वो गलत है, यहाँ सप्लीमेंट्री की जगह आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो
हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री यहाँ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमारे पास ये है, एक टावर है, इस टावर से कुछ दूरी पर 2 पॉइंट है। तो मान लिया हमारे पास ए बी एक टावर है और 2 पॉइंट है, एक सी है और दूसरा डी है। ये सी और डी पॉइंट की डिस्टेंस हमें गिवन है कि डी पॉइंट जो है पास वाला पॉइंट है वो 4 मीटर दूरी पर है और जो दूर वाला पॉइंट है वो 9 मीटर दूरी पर है, ठीक है। और जब हम पॉइंट सी से इसके टॉप को देखते हैं और जब हम पॉइंट डी से इसके टॉप को देखते हैं तो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। एक तो एंगल सी बनता है, एक एंगल डी बनता है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आप सबने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो यहाँ हमारे पास एंगल सी एंगल सी और एंगल डी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। तो मान लिया हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो 90 में से अगर हमने थीटा को माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर हमने एक को थीटा मान लिया तो दूसरा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें 90 में से इसको माइनस करना है। अब हम इसकी हाइट को मान लेते हैं। हाइट हमारे पास मान लिया कितने मीटर है, h मीटर है। तो देखिए 2 हमारे पास ट्राइंगल है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बात करते हैं ABD की, तो ये हो जाएगा 10, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस है 4। अगर आपने चैप्टर 7.2 पढ़ा हो, एक्सरसाइज 7.2 पढ़ी हो, तो उसमें tan 90 माइनस थीटा को हमने पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, h अपॉन 4 ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में tan एंगल जो है वो थीटा है, ऐसे कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस कितना है 9, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्या हम tan थीटा को 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं, या फिर अगर हम कोट थीटा को कन्वर्ट करना चाहें tan में तो इसको हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 कोट को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना है, h अपॉन 4। अब हम tan थीटा की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में वो यहाँ पुट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या है, h अपॉन 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा h अपॉन 4। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h से h मल्टीप्लाई होगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 9 4 जा 36, h स्क्वायर उधर जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ से h की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। तो हमें प्रूफ ये करना था कि जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 26। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, रीड कीजिए और उसका डायग्राम बनाइए, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं बोर्ड पे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑन वन साइड ऑफ अ रोड a tower is situated and on the other side a house is situated. The angle of depression of the root of the house and base of the house from the top of the tower are respectively 45 degree and 60 degree. देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास एक रोड है, तो मान लिया ये रोड है, ठीक है।
इस रोड के दोनों तरफ, एक तरफ टावर है और दूसरी तरफ बिल्डिंग है, ठीक है। एक तरफ क्या है, टावर है, तो मान लिया हमारे पास इस साइड में ये टावर हमने मान लिया AB, और यहाँ हमारे पास बिल्डिंग है CD। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि AB जो टावर है वो बड़ा है बिल्डिंग से या बिल्डिंग से छोटा है? तो ये हमें पता चलेगा एंगल से, क्योंकि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हमें ऊपर देखना पड़ रहा है। अगर हम ऊपर देखेंगे मतलब वो चीज़ हमारे से बड़ी है, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है मतलब हमें नीचे देखना पड़ेगा, और अगर नीचे देखना पड़ेगा मतलब वो चीज़ नीचे है, मतलब छोटी है, ठीक है। ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी है कि जब हम टावर के टॉप पे खड़े होकर, जब हम इस A पॉइंट पे खड़े होकर इस बिल्डिंग के टॉप को और बिल्डिंग के बेस को देखते हैं, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दोनों ही हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। टॉप के साथ जो एंगल बनेगा वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और बेस के साथ जो एंगल बनेगा वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब जो बिल्डिंग की हाइट है वो टावर से क्या है, कम है, छोटी है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रूट ऑफ द हाउस एंड बेस ऑफ द हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कि जब हम बात करें कि जब इस टावर के बेस से हम इसके टॉप को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री। और जब हम इसके बेस के साथ एंगल बनाते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, और ये जो बेस के साथ एंगल बनेगा वो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री एंगल बनेगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इफ़ द हाइट ऑफ द हाउस इज़ 12 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कि अगर इस हाउस की, इस बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर हो तो यहाँ टावर की हाइट क्या होगी ये हमें बताना है। तो मैंने पहले आपको बताया कि अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अभी हमें इतनी हाइट का पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो ये हो गया h मीटर, और टोटल कितना हो जाएगा, h + 12 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं, हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ABCDE मान लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले छोटा ट्राइंगल AEC, इसमें बेस नहीं है तो बेस को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल AEC tan एंगल कितना है, 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या माना हमने, h अपॉन बेस क्या है, x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो h अपॉन x हो गया। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ABD, इन ट्राइंगल ABD। तो ABD ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, tan एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60। और बेस हमने अभी बताया कि टोटल कितना बेस हो जाएगा, h + 12, तो ये हो गया h + 12 अपॉन बेस कितना है, x, सॉरी परपेंडिकुलर था ये, h + 12। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, h + 12 अपॉन x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, जो कि किसके इक्वल है, h के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू h + 12। और यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए h प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया √3h - h इक्वल्स टू 12। h इसमें कॉमन लिया तो √3 - 1 इक्वल्स टू 12, और √3 - 1 इधर हो जाएगा डिवाइड। और जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें इसका साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। माइनस था, प्लस करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा 12 √3 + 1 अपॉन
ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 अपॉन नीचे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ये 2 से हमने कैंसिल आउट किया 6 टाइम्स और इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.732 से तो 6 2 जा 12 1 9 1 3 4 16। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 16.392 या फिर हम इसको 16.39 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री then find the difference in the length of the shadows of a 15-meter high pillar at both these angles of elevation। कि अगर किसी भी बिल्डिंग या किसी टावर की जो शेडो है, मान लिया हमारे पास ये शेडो है, वो बोलता है कि जब हमारे पास सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कहाँ चला जाता है 60 डिग्री के ऊपर चला जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो पॉइंट दूर होता है वहाँ एंगल कम होता है। तो मान लिया ये जो पॉइंट दूर है इसको, ये ए बी हमारे पास टावर हो गया, इसको सी पॉइंट मानते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री बनेगा 30 डिग्री बनेगा क्योंकि हमने इसको दूर माना है। और जो पॉइंट पास में हमने पॉइंट डी को पास में मान लिया और यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री बनेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों शेडो के बीच में, एक शेडो है बी सी और दूसरा है बी डी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब हमारे पास ये जो सी डी है इसको हमें फाइंड करना है। कैसे, बी सी में से जब हम बी डी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा सी डी बचेगा। तो यहाँ हमें कुल मिला के क्या फाइंड करना है सी डी फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हमें पिलर की जो हाइट है वो 15 मीटर गिवन है। पिलर की जो हाइट है वो क्या है 15 मीटर है। ये हमने 15 मीटर यहाँ लिख लिया। ये हमें डिस्टेंस पता नहीं है तो x मीटर हमने इसको मान लिया। ये भी नहीं पता है तो इसको हमने y मीटर मान लिया। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD तो देखिए यहाँ पर एंगल कितना है tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस y। tan 60 होता है √3 15 अपॉन y। जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इधर जाएगा और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1, ये किसकी वैल्यू हो गई y की। आगे हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 परपेंडिकुलर 15 अपॉन बेस कितना है x प्लस वाई। टोटल बेस कितना हो गया x प्लस वाई। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 15 अपॉन, यहाँ ऊपर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 15 अपॉन √3। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। x प्लस 15 अपॉन √3 को इधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है 1/√3 ऐसे के ऐसे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 15/√3 से, और यहाँ इधर हमारे पास क्या बचेगा केवल 15। तो ध्यान से देखिए, x को जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन √3 बचेगा, प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3, 15 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आया 5। तो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, 15 अपॉन 3। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हो गया x अपॉन √3 प्लस 15/3 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 15 माइनस 5। √3 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब 10√3, और √3 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.732। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 17.32।
x की वैल्यू क्या हो गई 17.32 या फिर 10√3 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, बस हो गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 17.32 मीटर। तो मतलब दोनों जो शेडो है उनके बीच की डिफरेंस कितना हो गया 17.32 मीटर। तो ये था हमारे पास चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि CBSE और RBSE दोनों में बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगला जो हमारा वीडियो होगा और इस वीडियो को, इस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियोज़ को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल RBSE गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।